हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन में। आपकी आज की क्लास भाषा हिंदी यानी लैंग्वेज हिंदी की प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 यूटेट का होने वाला है। आपकी आज की क्लास लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज सेकंड हिंदी दोनों की होने वाली है, जो कि उत्तराखंड टेट प्रीवियस ईयर 2019 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आपका एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को है। उससे पहले आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देख कर जाइए, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों के लिए, जो कि आपकी हिंदी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को विकसित करने का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को विकसित करने का निर्देश संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। तो भाषा तो अनुच्छेद 343 में दी गई है, लेकिन पूछा गया है कि हिंदी को विकसित करने का निर्देश, तो ये आपके दिया गया है 351 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है। मुंशी सदाशिवलाल प्रेम सागर ये पुस्तक और उनके लेखक दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो मुंशी सदाशिवलाल प्रेम सागर ये इनकी नहीं है। लल्लू जी लाल सुखसागर ये भी इनकी नहीं है। सदल मिश्र प्रेमचंगार ये भी नहीं है। इंसान अल्लाह खां रानी केत की कहानी ये बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में महाप्राण व्यंजन युग्म कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि महाप्राण व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए में चा ता टा ठा खा खा या पा फा। ठीक है, तो आपको बताना है कि महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन 4 का सही आंसर हो जाएगा सी, खा और घा। ठीक है, तो महाप्राण आपको पता होगा, दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है वो महाप्राण, पहला तीसरा और पांचवा जो अल्पप्राण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वाचस्पति शब्द में कौन सा समास है। आपको बताना है कि वाचस्पति शब्द में कौन सा समास है। उपपद तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, अलुक या पादी। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। ठीक है, तो वाचस्पति में अलुक तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। ठीक है, आपको बताना है कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो करोड़ का, शांत का, अद्भुत या वीर का। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा शांत। ठीक है, 36 की तरफ चलते हैं। द्रग उर्जत टूटट कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत, इस पद में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ठीक है, विषयोक्ति, विभावना, असंगति या विरोधाभास। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा अतिसंगति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर है, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है। तो आपने वाच्य पढ़े होंगे, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि वह दिन भर सोता रहा, लता से पत्र नहीं पढ़ा गया, दिनेश ने अच्छा खेल खेला और मुझसे बोला ही नहीं गया। तो आपको बताना है कि कर्मवाच्य पर, तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो 37 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, लता से पत्र पढ़ा ही नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल का सही अर्थ है। गंजे के सिर में सुगंधित तेल लगाना, दान के लिए अयोग्य पात्र, अनपढ़ व्यक्ति के हाथ धन लगना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद लगना। ठीक है, तो ये छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका सही अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति के अच्छा पद मिलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कुबिंद का समानार्थी शब्द बताइए। तो आपको बताना कि कुबिंद का समानार्थी शब्द क्या है। माली, दर्जी, जुलाहा या कुमार। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जुलाहा। कुबिंद का समानार्थी शब्द हो जाएगा जुलाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार का नाम बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल, श्यामलाल पार्षद, गोपाल दास नीरज या श्याम नारायण पांडे। आपको बताना है कि झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार कौन है। तो ये है श्यामलाल पार्षद। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विद्यापति की पदावली किस भाषा में। आपको बताना है कि विद्यापति की जो पदावली है वो किस भाषा में है। भोजपुरी, मैथिली, अवधी या ब्रज भाषा में। ठीक है, तो विद्यापति की पदावली जो है वो है मैथिली भाषा में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रेम शक्ति से चिर निरस्त हो जाएगी पाशवता, उस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। आपको एक पंक्ति दी गई है, प्रेम शक्ति से चिर निरस्त हो जाएगी पाशवता, उस पंक्ति आपको बताना है कि काव्य कौन सा है। ठीक है, काव्य दोष कौन सा है। तो वचन दोष, कारक दोष, संधि दोष या प्रत्यय दोष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें प्रत्यय दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 है, काव्य में अलंकार संप्रदाय का अति प्रवर्तक किसे माना जाता है। आपको बताना है कि काव्य में अलंकार संप्रदाय का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है।
आचार्य विश्वनाथ को, भामा को, भरतमुनि को या आनंद वर्धन को। ठीक है, तो ये भामा को अलंकार संप्रदाय का आदि प्रवर्तक मानते हैं। 43 का बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, अतीत के चलचित्र के रचनाकार का नाम बताना है। धर्मवीर भारती, महावीर वर्मा, मनु भंडारी, उपेंद्र नाथ अस्त। आपको बताना है कि अतीत के चलचित्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है महादेवी वर्मा के द्वारा। ऑप्शन बी आपका ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है, न्याय अथर्व को अपने बंधु को ये दंड देना धर्म है। उक्त पंक्ति किस काव्य से उद्धृत की गई है। आपको ऊपर एक पंक्ति दी गई है जो आपको बताना है कि किस काव्य से उद्धृत की गई है। यशोधरा, रश्मिरथी, जयद्रथ वध या भारत भारती। ठीक है, तो 45 का आंसर राइट हो जाएगा जयद्रथ वध। जो पंक्ति हैं वो जयद्रथ वध से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, दिया गया हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है निराला, प्रसाद, अज्ञेय या रांगे राघव जी को। ठीक है, हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है अज्ञेय जी को। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को 47 से 50 तक के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, नीचे पदार्थ दिया गया जिसको आपको पढ़ना है। दिया, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की ब्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, प्रथम कंप की मतवाली, हे अवाब की चपल बालिके, रील लाट सी खल रेखा, हरी भरी सी धूप दौड़, ओ जलमाया की चल रेखा। ऊपर जो पंक्ति दी गई है आपने पढ़ा है, इनके 47 से 50 तक आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की ब्याली, इस पद में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है कि जो दी गई ऊपर पंक्ति इसमें कौन सा अलंकार है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, पूछा गया है जलमाया की चल रेखा किसे कहा गया है। विश्ववन की ब्याली को, अभाव की चपल बालिका को, चिंता की पहली रेखा को, ललाट की खल रेखा को। तो आपको बताना कि जलमाया की चल रेखा, ऊपर आपने गद्यांश पढ़ा, आपने समझ लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंता की पहली रेखा। चिंता की पहली रेखा को जलमाया की चल रेखा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है, जल माया का क्या आशय है। ऊपर आपने गद्यांश पढ़ा, उसमें बताया गया है कि जल माया का आशय क्या है। जल का महत्व, मायात्मक संसार, जल तरंग की चंचलता या जल क्रीड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मायात्मक संसार। जल माया का आशय मायात्मक संसार है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, उपर्युक्त पद में किस रस की प्रबलता है। ऊपर जो पंक्ति दी गई है उसमें पूछा गया कि कौन से रस की प्रबलता है, तो इसमें भयानक रस की प्रबलता पाई गई है। निम्नांकित पदांश को पढ़कर पूछे गए निम्नांकित पदांश को पढ़कर पूछे गए 51 से 54 तक के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, गद्यांश दिया गया जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको उत्तर देना है। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। वेदों में एकेश्वरवाद, उपनिषदों में ब्रह्मवाद तथा पुराणों के अवतारवाद और बहुदेशवाद की प्रतिष्ठा जन समाज में हुई है, और तदनुसार हमारा धार्मिक दृष्टिकोण भी अधिकाधिक विस्तृत और व्यापक हो गया। हमारे साहित्य पर धर्म की इस अति सहता का प्रभाव दो प्रधान रूपों में पड़ा। आध्यात्मिकता और अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में जीवन संबंधी गहन विचारों का विस्तार अधिक नहीं हुआ। प्राचीन वैदिक साहित्य से लेकर हिंदी के वैष्णव साहित्य हम यही बात पाते हैं। सामवेद की मनोहारी रचनाओं से लेकर हिंदी के वैष्णव साहित्य तक हम यही बात पाते हैं कि सामवेद की मनोहारिणी रचनाओं से लेकर सूर तथा मीरा की सरस रचनाओं तथा सर्वत्र परोक्ष भावनाओं की अधिकता तथा लौकिक विचारों की न्यूनता दिखाई देती है। इस मनोवृत्ति का परिणाम यह हुआ है कि साहित्य में उच्च भावनाएं जो प्रचुरता से भरी हुई है, किंतु ऐतिहासिक जीवन का चित्र उपस्थित करने में वह कुछ ही कुंठित सी हो गई हैं। ठीक है, तो ऊपर गद्यांश हम लोगों ने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। पूछा गया है अवतारवाद की अवतारणा कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो आपको बताना है, तो ये ली गई है पौराणिक साहित्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से व्यापक होने का मूल कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसलिए कि यह मूलतः जनमानस में प्रतिष्ठित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 है। पूछा गया हमारे साहित्य के लौकिक विचारों की कमी का क्या कारण है। तो पूछा गया आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता, लौकिक पक्ष में अनभिज्ञता, पलायनवादी दृष्टिकोण या बहुमुखी दृष्टिकोण का अभाव। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। प्राचीन साहित्य में आध्यात्मिक पक्ष की प्रबलता का परिणाम क्या हुआ है। समग्र रूप से हमारा चारित्रिक विकास हुआ, समाज अर्कमण्य हो गया, लौकिक जीवन के चित्रण के अभाव में साहित्य एकांकी हो गया,
या साहित्यिक विकास अवरुद्ध हो गया? तो आपको बताना है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लौकिक जीवन के चित्रण के अभाव में साहित्य एकांकी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्यक्तित्व की दक्षता किस विकसित करने का उपयुक्त उपागम है? वाद विवाद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभाग, परस्पर संवाद, स्वाध्याय की प्रवृत्ति, सार्वजनिक कार्यक्रमों में सहभाग। तो आपको बताना है अभिव्यक्ति की दक्षता विकसित करने का उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो इसमें इसका ये आंसर ठीक हो जाएगा, वाद विवाद प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य कौशलात्मक उद्देश्य की श्रेणी में आता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि छात्रों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता से परिचित कराना, छात्रों को व्याकरण के नियमों का बोध कराना, राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान का भाव जगाना, छात्रों को देश के विभिन्न भागों से लोगों से संपर्क कराने का योग्य बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, नाटक अभिनय से मुख्य लाभ क्या होता है? उच्चारण शुद्ध होता है, भाषा ज्ञान बढ़ता है, पढ़ने लिखने की दक्षता बढ़ती है, समानुकूल बोलने की कला विकसित होती है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 58 है, पूछा गया व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत प्रणाली सर्वोत्तम है। माफ कीजिएगा, इस प्रणाली से व्याकरण के नियमों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, भाषा के शुद्ध लिखने पढ़ने की क्षमता का विकास होता है, व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होने पाता है, छात्रों का भाषा बोध बढ़ता है। पूछा गया कि सर्वोत्तम क्या है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी, व्याकरण शिक्षण अरुचिकर नहीं होने पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भाषा और उसके साहित्य में अंतर होता है, मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना भाषा और उसके साहित्य में चोली दामन का साथ है, शिक्षण सिद्धांत व शिक्षण सूत्रों में कोई अंतर नहीं है। आपको बताना कौन सा कथन असत्य यानी असत्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 60 है, कहानी का प्राणतत्व क्या है? कथा वस्तु, पात्र, तथोपकथन या संवेदनशीलता? तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथा वस्तु। अब हम लोग सेकंड भाषा यानी भाषा द्वितीय जो कि हिंदी है, कुछ लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होती है, कुछ की सेकंड होती है। तो भाषा द्वितीय जिन्होंने हिंदी चुनी उसके लिए 2019 प्रीवियस ईयर उत्तराखंड टेट का पेपर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिया गया निम्नांकित गद्यांश से पढ़कर पूछे गए प्रश्न 61 से 64 के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश दिया गया, 21वीं सदी की दस्तक के साथ अपने देश और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जनसंचार माध्यमों का क्षितिज बहुत बढ़ गया है। आज जनसंचार माध्यमों का अर्थ केवल शब्द संचार माध्यम नहीं रह गया है और इससे भी केवल समाचार पत्र नहीं आते, अपितु आज जनसंचार माध्यमों में समाचार पत्रों के अतिरिक्त साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्रिकाएं और पुस्तकें भी शामिल हो गई हैं। इसके महत्व और उपयोगिता को देखते हुए किसी समय लॉर्ड मैकाले ने इन्हीं चौथी सत्ता का नाम दिया था, लेकिन आज हम इस नए युग में विद्युत माध्यम के द्वारा हुई जनसंचार क्रांति के योगदान को नहीं भुला सकते। विद्युत और कंप्यूटर क्रांति के इस युग को रेडियो, दूरदर्शन जैसे जनसंचार माध्यम लोगों के ड्राइंग रूम में जाकर बिताने लगे हैं। समाचार पत्र क्वेश्चन नंबर 61 है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, समाचार पत्र जनसंचार किस प्रकार का माध्यम है? आपको बताना है दृश्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम है, मुद्रण माध्यम। ठीक है, तो समाचार पत्र को पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रण माध्यम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, जन समाचार माध्यमों का क्षितिज बढ़ने का क्या आशय है? जनसंचार माध्यमों की संख्यात्मक वृद्धि, जनसंचार माध्यमों की कौशल वृद्धि, जनसंचार माध्यमों की परस्पर स्पर्धा में वृद्धि, या ऑप्शन डी है जनसंचार माध्यमों का उत्तरदायित्व निर्वहन पूर्वक क्षेत्र विस्तार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जनसंचार माध्यमों का उत्तरदायित्व निर्वहन पूर्वक क्षेत्र विस्तार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है, पूछा गया लॉर्ड मैकाले ने जनसंचार माध्यमों के लिए क्या नाम दिया था? तो लॉर्ड मैकाले ने इसको चौथी सत्ता कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द है। पूछा गया है कि कौन सा शब्द तद्भव है? पुस्तक, चौथी, ड्राइंग रूम या बतियाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी। ठीक है, चौथी जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, कालिंदी का समानार्थक शब्द बताइए। पूछा गया है कि कालिंदी का समानार्थी शब्द क्या है? विष्णुपदी, भार्गवी, अर्कजा या कामाक्षी। तो कालिंदी का समानार्थी शब्द हो जाएगा अर्कजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, थाली का बैगन होना इस मुहावरे का सही अर्थ है? बहुत रुचिकर होना, सर्वत्र सुलभ होना, अस्थिर विचार का होना, मनपसंद का होना। तो थाली का बैगन होने का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अस्थिर विचार का होना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, भाषा का आधारभूत प्रयोजन है
कथन, श्रवण, विश्लेषण या संप्रेषण। पूछा गया कि बादशाह का आधारभूत प्रयोजन क्या है, तो ये ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, संप्रेषण। बादशाह का आधारभूत प्रयोजन संप्रेषण है। क्वेश्चन नंबर 68 है। पूछा गया बालकों की शिक्षा भाषा शिक्षण से आरंभ की जाती है क्योंकि भाषा शिक्षण सरल स्रोत है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है, भाषा बालक को सांस्कृतिक करती है, भाषा बालक का बुद्धिवर्धन करती है। ठीक है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है। लिखित भाषा के लिए अनिवार्य है लिपि का ज्ञान, अंकों का, बाराखाड़ी का या व्याकरण का ज्ञान। ठीक है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा लिपि का ज्ञान। भाषा के लिए अनिवार्य क्या है, लिपि का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 70 है। पूछा गया निम्नांकित व्यंजनों में महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो आपको देखना है घा, छा, ढा या ता। ठीक है, तो महाप्राण प्रीवियस ईयर फर्स्ट लैंग्वेज में आया था, तो उसमें आपको पता है दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, यही एक है, ये क्या है? पूछा गया कहावत है, मुहावरा, किंवदंती है, कविता की पंक्ति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक कहावत है। क्वेश्चन नंबर 72 है। पूछा गया निम्नलिखित वाक्यों में व्याकरण की किस प्रकार की अशुद्धि? मैंने मोहन को पुस्तक दिया, इसमें वचन संबंधी, लिंग संबंधी, काल संबंधी या कर्ता कर्म कारक संबंधी पूछा गया, तो इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि पाएगी। मैंने मोहन को पुस्तक दिया, यहाँ दिया नहीं, ठीक है, या मैंने मोहन को पुस्तक दी, इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्नलिखित में विकारी शब्द बताइए, तथापि, पुनः पुनः, मनुष्य या परंतु। 73 का राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 74 है। मुझे आज अनेकों काम है, इस वाक्य में व्याकरण की अशुद्धि है संज्ञा संबंधी, विशेषण, क्रिया संबंधी या कर्म संबंधी। पूछा गया है कि मुझे आज अनेकों काम है, इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धि पाई जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है। पूछा गया जिस शब्द अथवा शब्दांश के रूप में वाक्य के लिंग, वचन, पुरुष अथवा काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अपरिवर्तनीय, अव्यय, अव्यक्त या विकारी, तो उसको अव्यय कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 का बी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 माफ कीजिएगा। पंकज एक है, एक रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पंकज कैसा शब्द है? ये एक योग रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है। पूछा गया शब्द के मुख्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति है, क्या है? अविधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य। ठीक है, तो आपको बताना है, तो 77 का ए आंसर ठीक हो जाएगा, अविधा। अगला क्वेश्चन है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव संगठक तत्व है किसके? शब्द शक्ति के, रस के, अलंकार के या छंद के। ठीक है, तो आपको बताना है, तो 78 का सही आंसर हो जाएगा बी। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये रस के संगठक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। पूछा गया पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। चून इस वाक्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, श्लेष अलंकार, यमक, रूपक, ये उपमा अलंकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्लेष अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कृष्ण भक्त कवि नहीं थे, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास। तो कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं थे? तो ये नहीं थे, कबीरदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में हिंदी को कहा गया है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या संपर्क भाषा। ठीक है, तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ए, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है। छाया के प्रमुख स्तंभों में सम्मिलित नहीं है कौन? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के प्रमुख स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। तार सप्तक एक प्रतिनिधि काव्य संकलन है, छायावादी कवियों का, प्रगतिवादी कवियों का, प्रयोगवादी या साठोत्तरी कवियों का। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रयोगवादी कवियों का तार सप्तक एक प्रतिनिधि काव्य संकलन है। क्वेश्चन नंबर 84 है। मेरी भववादा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की साई परे, श्याम हरित दुख होए। उक्त पंक्ति के रचयिता पूछे गए हैं, तो सूरदास, बिहारी लाल, मीराबाई या रसकांत। तो आपको बताना है कि उक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा बी, बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। साहित्य की किस विधा में शिक्षण का स्वस्वर वाचन सर्वाधिक अपेक्षित है? एकांकी, जीवनी, आत्मकथा या संस्मरण। ठीक है, तो बताना है कि किस विधा में शिक्षण का स्वस्वर वाचन सर्वाधिक अपेक्षित है, तो वो है एकांकी में। ठीक है, 85 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षापूर्ण अधिक होती है जिसमें पूछा गया छात्र नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, छात्र सूत्रों का प्रयोग करते हैं, छात्र नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं,
छात्र उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। आगे दिया गया है निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 87 से 90 तक के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। गद्यांश दिया गया, आत्मकथा में ही आत्मज्ञान या स्वज्ञान का विकास संभव है। आत्मभाषा आत्ममुक्ति का साधन है। आत्ममुक्ति का तात्पर्य सोचने, समझने, कहने और सुनने के स्वराज की प्राप्ति से है और यह अपनी भाषा में ही संभव है। भारतीय समाज में विकास की पहली ज़रूरत है कि सोचने, समझने और विभिन्न कार्यों को यह करने के लिए औपनिवेशिक परिवेश से मुक्त मानव मस्तिष्क का विकास, जिसे हमने अंग्रेजी उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण खो दिया है, इसे पुराने ढर्रे पर लाना ही होगा। हालांकि वापसी की यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इसे संभव बनाने के लिए हमें आत्मविस्मृति के दंश से निकलना होगा। औपनिवेशिकता की गुलामी में जकड़े देश आमतौर पर आत्मविस्मृति के शिकार हो रहे हैं। उनकी आज़ादी की लड़ाई आत्मविस्मृति से मुक्ति की लड़ाई रही है, राष्ट्रीय अस्मिता के लिए संघर्ष की लड़ाई रही है। असल में होता यह है कि हमें नीतियाँ अनेक उनके लिए बनानी है और उस समाज का विकास करना है जो अंग्रेज नहीं जानता। तब वह तबका अपनी भाषा में सोचते हैं और वहीं उसकी आकांक्षाओं की भाषा है। ऐसी जनता के लिए नीतियाँ बनाने और सोचने समझने वालों की भाषा अभी भी अंग्रेजी है। ऐसे में विकास का ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक खाई चौड़ी हो जाती है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम जनता की आकांक्षा की भाषा के लिए स्वयं को जोड़ें। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 87, वैचारिक उद्भावना का सर्वोत्तम माध्यम है। ठीक है, तो पूछा गया है कि वैचारिक उद्भावना का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो राष्ट्रभाषा, आत्मभाषा, साहित्य भाषा या अभिजात वर्ग की भाषा। तो गद्यांश में हमने पढ़ा था कि वैचारिक उद्भावना का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, वो आत्मभाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, पूछा गया विदेशी परितंत्रता की घातक परिणति क्या है। नैतिक अधःपतन, आर्थिक शोषण, राष्ट्रीय अस्मिता का कुठाराघात या सामाजिक परंपरा का क्षरण। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अस्मिता का कुठाराघात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, आत्मविस्मृति का क्या अभिप्राय है। अपने अस्मिता को भुला देना, अपने आप में खो जाना, सामाजिक परंपराओं में अनभिज्ञता या स्वतः भूल जाने की प्रवृत्ति। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा अपनी अस्मिता को भुला देना आत्मविस्मृति का अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 90 है, आम जनता के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है। प्रचुर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, देश के प्राकृतिक संसाधन, नीति नियंत्रण और आत्म जनता के बीच भाषा एवं चिंतन विषयक साम्य, योजनाओं के क्रियान्वयन में तत्परता। ठीक है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नीति नियंत्रण और आम जनता के बीच भाषा का चिंतन विषयक साम्य। पहला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तुरशिखा पर थी अवराजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। सही, इस पद में कौन सा छंद है पूछा गया है। ठीक है, तो बताया गया है बसंत तिलका, द्रुत विलंबित, शिखरणी या उपेंद्र वज्रा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा छंद है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, द्रुत विलंबित छंद दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, पूछा गया अल्प प्राण के विषय में सही कथन है। आकार की ध्वनि वाले व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, स्वस्वर अल्प प्राण है, ऊष्म व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 32 का सही कथन हो जाएगा भयस्वर यानी सब स्वर अल्प प्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, पूछा गया देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है। करण तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो आपको बताना है कि देशभक्ति शब्द कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस शब्द में तद्वित प्रत्यय शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, पूछा गया किस शब्द में तद्वित प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना है नैतिक, लड़ाकू, चढ़ाई या लगाव। तो तद्वित प्रत्यय जो है वो नैतिक में जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। आपको नहीं का ध्यान रखना है, विशेष तौर पे पूछा गया कि उचित नहीं है। पूछा तो भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन है, भाषा आनुवंशिक वस्तु है, भाषा यादृच्छिक संकेतों की व्यवस्था है, भाषा परिवर्तनशील है। ठीक है, पूछा गया नहीं है तो भाषा आनुवंशिक वस्तु है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, भाषा कोई आनुवंशिक वस्तु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूछा गया व्याकरण क्या है। भाषा की संरचना का विश्लेषक शास्त्र, भाषा के सौंदर्य पक्ष का विश्लेषण करने वाला शास्त्र, भाषा का विकास दिखलाने वाला शास्त्र। उपयुक्त सही। तो आपको बताना कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण भाषा की संरचना का विश्लेषक शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 37 है,
पश्चिमी हिंदी की बोली है, आपको बताना अवधी, बुंदेली, बघेली या मेवाती। तो पश्चिमी हिंदी की बोली में अवधी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है, सरल वाक्य, विधि वाक्य, निषेध वाक्य या प्रश्न वाक्य। ठीक है, तो आपको बताना है कि अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है, तो वो नहीं है सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 39 है कहत नटत रीछत खिचत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन हुई सब बात। यह पंक्ति किस कवि की है, ये आपको बताना है। तुलसीदास, केशवदास, सूरदास या बिहारी। ठीक है, तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये पंक्तियाँ बिहारी की हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है दिया गया संत काव्य में निर्गुण शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, गुणों के पद में, गुणों में, या गुणों से मुक्त होना, या गुणों में बंधा होना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इनमें कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। ठीक है, नहीं का आपको ध्यान रखना है। पूछा गया कौन सी रामधारी दिनकर की नहीं है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, भारत भारती, रश्मिरथी। ठीक है, तो ये जो भारत भारती ऑप्शन नंबर सी वो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 से 46 तक पद्यांश दिया गया है। कहा गया निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पद्यांश पढ़ लेते हैं। बिखरी अलकें जो तर्क जाल वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल दो पदम पलाश चलस से द्रग देते अनुराग विराग ढाल कुंजरित मदद से मुकुल सदृश वह आनंद जिसमें भरा गान वन स्थल पर एकत्र धरे संस्कृत के सब विज्ञान ज्ञान। ठीक है, तो ये पद्यांश दिया गया, इसको आपने पढ़ लिया। आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। पूछा गया कवि ने नायिका के ललाट की उपमा किससे की है, कमल, अर्धचंद्र, तर्कचाल या भौरा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्धचंद्र। ठीक है, आपने अभी पद्यांश पढ़ा, उसमें दिया गया था। ठीक है, आपको पद्यांश एक बार स्क्रीनशॉट या रोक के दोबारा से अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। पूछा गया है उपरोक्त पद्यांश का प्रतिपाद्य क्या है, रूप वर्णन, प्रकृति वर्णन, बारहमासा वर्णन या विरह वर्णन। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा रूप वर्णन। क्वेश्चन नंबर 44 है। पूछा गया है बिखरी अलकें जो तर्क जाल निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पूछा गया बिखरी अलकें जो तर्क जाल, इसमें कौन सा अलंकार आपको बताना है, उपमा, श्लेष, यमक या उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो 44 का ए ऑप्शन और ऑप्शन डी दोनों ही ठीक माने गए हैं। ठीक है, तो जो आपको आपके ऑप्शन में रहेगा आपको वही लगा देना है। एक बार आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। उपरोक्त गद्यांश में नायिका ने किन किन अंगों का वर्णन है। पूछा गया कि उपरोक्त पद्यांश जो दिया गया है वो नायिका के किन किन अंगों का वर्णन है। पाव, ललाट, गर्दन, मुख एवं केस। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना, तो मैं आपको सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केस, ललाट, आंखें, मुख व वक्षस्थल, इन सब का वर्णन नायिका का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है। पूछा गया है मुकुल शब्द का अर्थ है। ठीक है, मुकुल का क्या है, खिलती हुई कली, सुंदर मुख, भ्रमर या किनारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलती हुई कली। क्वेश्चन नंबर 47 है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम की विशेषता नहीं है। भाषाई आदतों का निर्माण, भाषाई अंतर्दृष्टि का निर्माण, भाषा के शब्दों का निर्माण, भाषा के मानक रूप का ग्रहण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषा के शब्दों का निर्माण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 है। पूछा गया है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, अनुचित पूछा गया है। तो विद्यालय गए बिना भी भाषा अर्जन संभव है। व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है। बालकों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। अनुचित पूछा गया है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कि व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं है। बिल्कुल संभव है, आप बिना पुस्तक के भी भाषा अर्जन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। व्याकरणगत शुद्धता पर जोर देना, छात्रों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, पुस्तकीय ज्ञान पर अतिरिक्त बल, केवल व्याख्यान विधि का सहारा लेना। तो भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण जो है वो छात्रों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 50 है। वह 9 2 11 हो गया, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। पूछा गया है रुणा, गौड़ी, उपादान या लक्षण लक्षणा। ठीक है, तो आपको बताना है कि वह 9 2 11 हो गया, इसमें कौन सी शक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, रुणा लक्षणा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझसे विलीन झंकार सकल, मुझसे लय है संसार सकल। इस पंक्तियों में कौन सा रस है। तो ऊपर पंक्तियाँ दी गई हैं, इसको आपको बताना कि इसमें कौन सा रस है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अद्भुत रस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। दिया गया वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी ना देखा हो, वाक्य में कौन सा काल है।
वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी ना देखा हो। तो सामान्य भूतकाल, संभाव्य, पूर्ण भूतकाल या आसन्न भूतकाल। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संभाव्य भूतकाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, परमेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या दीर्घ संधि। तो परमेश्वर में आपकी हो जाएगी गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया 54 से 58 तक गद्यांश है। दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 54 से 58 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्पों का चयन करना। तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। दिया गया, मैं साहित्य की हूँ, मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो बागजाल मनुष्य को दुर्गत, हीनता और प्रमुखापेक्षिता से बचा ना सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख, कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने से में मुझे संकोच होता है। मैं अनुभव करता हूँ कि हम लोग एक कठिन समय के भीतर से गुजर रहे हैं। आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा धंधा बना दिया है कि जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव हो गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलगत स्वार्थ के प्रयत्न ने मनुष्यता को दबोच लिया है। दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है। अपने दल के बाहर का आदमी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, उसके तप और सत्यनिष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है, उसके प्रत्येक भाग और बलिदान के कार्य में भी चाल का संसाधन पाया जाता है। ठीक है, तो ये गद्यांश दिया गया था। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। दिया गया है जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य की पहचान क्या है? ठीक है, तो आपने अभी ऊपर गद्यांश पढ़ा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार रोक के स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा जाति और धर्म की सीमा से मुक्त जो है वो जाति धर्म निर्विशेष मनुष्य की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 55 है। पूछा गया उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारा समय कठिन क्या है? तो दुनिया भर में हो रहे युद्धों के कारण, विभिन्न प्रकार के संकुचित स्वार्थों के कारण, विश्व में फैली महामारी या राजनीति में विद्यमान भ्रष्टाचार के कारण। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर भी हो जाएगा विभिन्न प्रकार के संकुचित स्वार्थों के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा दलगत राजनीति का दुष्परिणाम नहीं है? आपको बताना संसार का संकीर्ण स्वार्थों में बढ़ जाना, सच्चे त्याग और बलिदान पर संदेह करना, विरोधी दल के नेता का योगदान स्वीकार करना, केवल अपने ही दल के व्यक्ति को नेता मानना। ठीक है, तो इसमें पूछा गया दलगत राजनीति का दुष्परिणाम नहीं है। ठीक है, नहीं को एक बार मार्क कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा विरोधी दल के नेता का योगदान स्वीकार करना, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है। पूछा गया साहित्य को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए? राष्ट्र की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, विश्व की या मनुष्य की दृष्टि से? तो साहित्य को इसका सर्वोत्तम इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वैसे तो आप समाज की दृष्टि से देखना, सबसे पहले पूछा गया था मनुष्य की दृष्टि से। ठीक है, साहित्य को देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 का डी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है। साहित्य वह है जो मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करता है, जिसमें कल्पना का विकास होता है, जिसमें शब्दों का चमत्कार होता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा जो मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करता है, साहित्य वही है। क्वेश्चन नंबर 59 है। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अच्छी नीयत से काम करते रहोगे तो आटे दाल का भाव अपने आप मालूम हो जाएगा। अभी से घबराने लगे, अबे हुआ ही क्या है, आटे दाल का भाव तो अब मालूम पड़ेगा। आजकल तो वह दिन रात परिश्रम कर रहा है, भगवान चाहेगा तो उसे आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ठीक है, आजकल वे बाज़ार से खरीदारी करते हैं, उन्हें आटे दाल का भाव मालूम रहा है। ठीक है, तो 59 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, अभी से घबराने लगे, अभी हुआ ही क्या है, आटे दाल का भाव तो अब मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें बच्चे, ऑप्शन ए है, उच्चारण क्षमता का विकास करते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसमें दिया स्मरण क्षमता का विकास करते हैं। तो भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे इसमें स्मरण क्षमता का विकास करते हैं। ठीक है, द्वितीय भाषा हिंदी। ठीक है, प्रीवियस ईयर उत्तराखंड टेट 2020 में जो द्वितीय भाषा में हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए, अब आइए उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 61 क्वेश्चन है। उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त करते हैं, क्या प्रयुक्त करते हैं? मानदंड परीक्षण, उद्देश्य केंद्रित, निदानात्मक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु क्या करते हैं? ऑप्शन सी, निदानात्मक परीक्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। पूछा गया है निम्नलिखित में से अर्धसमृद्ध स्वर कौन सा है? तो आपको बताना है कि अर्धसमृद्ध कौन सा, ओ, औ, आ और ए। ठीक है, इन चारों में से ऑप्शन ए आपका ओ जो है अर्धसमृद्ध स्वर है। क्वेश्चन नंबर 63 है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? गियर्सन,
श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो कहा है वो कहा है बियर्सन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाए आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है आपका। पूछा गया किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जिसका दूसरा नाम जो है वो आलाखंड है। पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो या परमाल रासो। तो ऐसी जो रचना है वो है परमाल रासो जिसका दूसरा नाम आलाखंड दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, दिया गया कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए। पंक्ति किस कवि के जन्म से संबंधित है। कबीरदास, सूरदास, रैदास या जायसी। तो ये जो पंक्ति है ये है कबीरदास के जन्म से संबंधित। ये काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्साह शब्द उदाहरण है दीर्घ संधि का, व्यंजन संधि, ठीक है, गुण संधि या ईड़ संधि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्साह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, नमस्ते शब्द संधि विच्छेद है। नमधनते, नमस्ते, नमस्धनते या नमस्ते। तो इसका 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 होगा, माफ कीजिए 67 का नमस्ते। ठीक है, नमधन ते, इसमें विसर्ग जो है वो आदेशा में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, ऋजु शब्द का विलोम है अब्रक, बर्क, सहृदय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ऋजु शब्द का विलोम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋजु का जो है विलोम शब्द वक्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 69वां क्वेश्चन है, करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है अनादि, मनोहर, जलमग्न, ईश्वरदत्त। तो अलग करण तत्पुरुष समास का उदाहरण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वरदत्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया श्रृंग शब्द की सही वर्तनी विश्लेषण है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लीजिए, मैं आपको सही आंसर बता देना हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के 71 से 75 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश दिया गया है, आधुनिक मानव की चिंतन प्रक्रिया पर भी विज्ञान ने गहरा प्रभाव डाला है। आस्था और श्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि की प्रतिष्ठा ही परंपरागत मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा है। किंतु इस तथ्य का दूसरा पहलू भी है। वैज्ञानिक चिंतन ने देश की जो दूरियां कम कर दी हैं, उससे मानव में अंतर घटा है, जिससे कई पुराने मूल्यों को ही नए आयाम मिले हैं। जो सहयोग छोटे से ग्राम या समाज तक सीमित था, वह अब विश्वव्यापी बनता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय वार्ता पर अधिक बल दिए जाने लगा है। युद्ध पहले से अधिक गहरे ठहराया जाने लगा है। समता भी अधिक महत्वपूर्ण मूल्य हो गए हैं। इसलिए यह कहना तो उचित नहीं जान पड़ता कि नए मूल्यों का विकास नहीं हुआ, किंतु संप्रति इतना अवश्य है कि कोई नया मूल्य इतना व्यापक नहीं हो सका कि पूरी मूल्य अवस्था दे सके। अधिकांश नवीनता पुरातन के संशोधन में ही रही है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, विज्ञान ने हमारी चिंतन प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभाव डाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना। हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे हैं। हमारा विश्वास सभी परंपरागत मूल्यों से उठ गया है। हमारी रुचि शुद्ध भौतिकवादी बन गई है। हम पूर्णतः आत्मकेंद्रित हो गए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हम अपने परंपरागत मूल्यों को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने लगे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, वैज्ञानिक चिंतन में से क्या परिवर्तन हुआ है। हमें अधिक भौतिक लाभ मिलने लगे हैं। हमारी भौतिक दूरियां सिमट जाने से विश्व मानवता की परिकल्पना साकार हुई है। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास हुआ है। ऑप्शन सी है, अब हम ग्राम तक सीमित न रहकर विश्व भ्रमण करना चाहते हैं। विश्व के भौतिक सुखों के प्रति अधिक आकृष्ट हुए हैं। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का बी। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, क्या आज के सभी मूल्य नवनिर्मित ही हैं। आज मूल्य की ही महत्वहीन हो गए हैं। आज सभी मूल्यों के नवनिर्माण से ही हम विश्वास करते हैं। नहीं, अधिकांश पुरातन ही संशोधित रूप से आ रहे हैं। हम पुरातन मूल्यों को बदलना नहीं चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ये अधिकांश पुरातन ही संशोधित रूप से आ रहे हैं। आपने गद्यांश पढ़ा था। ठीक है, सेम उसी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 है, विज्ञान के नए मूल्यों के निर्माण में सहयोग दिया है। विज्ञान ने भौतिक सुख सुविधाओं को महत्वपूर्ण बना दिया। बी ऑप्शन है, रंग भेद व नस्लवाद को बढ़ावा दिया, मनुष्य को आत्मकेंद्रित बना दिया। ऑप्शन डी है, मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभाव मिटाकर समता के धरातल पर ला खड़ा किया। ठीक है, तो 74 का राइट आंसर आपको हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो विज्ञान का महत्व, मूल्य चिंतन, पुरातन मूल्यों का महत्व,
अंतर्राष्ट्रीयता की परिकल्पना। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा पुरातन मूल्यों का महत्व। क्वेश्चन नंबर 76 है, जब स्व शब्द से गुण, क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए तब वहाँ होती है अविधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा लक्षणा, कि जब शब्द से गुण, क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए तब वहाँ पे लक्षणा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, अमानुषी भूमि अवानारी करो, ये वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? शब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष या अलंकार दोष? तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है बी, वाक्य दोष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, दिया गया विभत्स रस का स्थायी भाव है, तो आपको बताना है कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो ये होता है जुगुप्सा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, कमल से नैन और नैन से कमल है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है कि कमल से नैन और नैन से कमल है। इसमें आपको दिया गया है उपमेयोपमा, पूर्णोपमा या लुप्तोपमा या मालोपमा। ये आपको 4 दिए गए, इनमें से बताना कि कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर आपको हो जाएगा ए। ठीक है, राइट आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 80 है, हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, यहाँ बंदनी के लिए लाए क्या संदेश। तो ये पूछा गया कौन सा छंद है, उपरोक्त जो पंक्ति दी है उसमें कौन सा छंद है? तो आपको बताना है सोरठा, दोहा, भरवे या छप्पे। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, दोहा। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को 81 से 85 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में दिया गया है कि हिमालय इस देश की जगत धात्री शक्ति का पिता है, इसलिए इस देश का कुल गुरु है। ज्ञान, योग, तप के प्रतिमान विश्व को ऐश्वर्य जिस शक्ति के कारण मिलना है वह शक्ति हिमालय की द्विता है। पार्थिव शक्ति का एक दूसरा पर्याय है पार्वती, और उस पार्वती से अभिभक्त होकर शिव इस देश के जीवन दर्शन के साक्षात प्रतीक बन गए हैं। यह जीवन दर्शन न केवल देवताओं के सेनानी कुमार को जन्म देता है, बल्कि समस्त विधाओं, कलाओं और संस्कृति की विभिन्न परंपराओं को भी जन्म देता है। भारतीय संस्कृति अखंड जीवन में विश्वास रखती है, उसमें विरोध नहीं है, उसमें गजा जिन भी दुकुल है, भस्म भी चंदन बन जाता है। हिमालय के स्मरण भारत की इस समग्र दृष्टि का स्मरण है, क्योंकि यह दृष्टि हिमालय के वात्सल्य से उभरी हुई दृष्टि है। भारतीय साहित्य में गंभीरता के लिए, समर्थ और धैर्य के लिए हिमवान उपमान के रूप में बार बार दोहराए गए हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, पूछा गया है कि लेखक ने हिमालय को इस देश को कुल गुरु क्यों माना है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपको राइट आंसर बताना। आपने गद्यांश ऊपर पढ़ ही लिया है। देश के शीर्ष को सुशोभित होने से, यह नागाधिराज की गरिमा प्राप्त करने से, आदिकाल से सिद्ध पुरुषों की तपस्थली, यह जगत धात्री शक्ति का जनक होने से। तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। आपने सबसे पहली लाइन में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, पूछा गया है जगत धात्री शक्ति किसे कहा गया है? ब्रह्मा की आदि शक्ति को, दैत्यवध करणी दुर्गा को, शिव की शक्ति, ये हिमालय की वात्सल्यमय दृष्टि को। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा शिव की शक्ति स्वरूपा पार्वती को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, पूछा गया भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि वह सर्वजन हिताय की भावना से प्रेरित है, सर्वधर्म संभाव पर आस्था रखती है, अखंड जीवन में विश्वास रखती है, यह जीवन की नश्वरता पर विश्वास रखती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 83 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, हिमालय जनमानस को किस बात से प्रेरित करता है? श्रेष्ठतम चिंतन के लिए, पवित्र भावना से पूर्ण समग्र दृष्टि के लिए, और ऑप्शन सी है उच्चतम आदर्शों के निर्वहन के लिए, ऑप्शन डी है आत्मविश्वास के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पवित्र भावना से पूर्ण समग्र दृष्टि के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, पूछा गया है साहित्य जगत में हिमालय को किसका उपमान जाना जाता है? तो आपको बताना है अविचल धैर्य का, गंभीरता का, पवित्रता का या श्रेष्ठतम का। तो ये माना जाता है अविचल धैर्य का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 का, पूछा गया निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है? पाठ्य पुस्तक में चित्रों का समावेश, पाठ्यों की संख्या, भाषा शैली, पाठ्य पुस्तक का आवरण। तो पूछा गया कि कौन सा पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पाठ्य पुस्तक का आवरण। ये पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है। भाषा के ग्रहात्मक कौशल हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है कि भाषा के ग्रहात्मक कौशल कौन से हैं? सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना, लिखना बोलना या बोलना सुनना। ठीक है, तो ग्रहात्मक कौशल क्या है? सुनना और पढ़ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, भाषा की बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस प्रकार के प्रश्न सहायक हैं?
लघुत्तरात्मक, बहुविकल्पीय, निबंधात्मक या सारांश प्रस्तुत करना। तो पूछा गया बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए, ठीक है। तो निम्न प्रश्नों में से कौन सहायक है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट हो जाएगा बहुविकल्पी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। पूछा गया भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, समाज का या पाठ्य पुस्तक का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो वो है समाज का। क्वेश्चन नंबर 90 है डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? तो ये आपका अधिगम अक्षमता के चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया। पूछा गया कि डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? पढ़ने संबंधी अक्षमता से, लिखने संबंधी, गणना संबंधी या बोलने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने संबंधी अक्षमता है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पद में कौन सा छंद है? तो ऊपर एक पद दिया गया, इससे पूछा गया कि आपको बताना कौन सा छंद है, रोला, हरिगीतिका, बरवे या दोहा। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा हरिगीतिका। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इसमें हरिगीतिका है, ठीक है, हरिगीतिका छंद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। कहा गया वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जो मनुष्य से दूर हो अमानुषिक, ये बिल्कुल ठीक है। जो कम खर्च करने वाला हो अपव्यय, ये गलत है, अपव्यय नहीं होता, ये होता है मितव्ययी, ठीक है, मितव्ययी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। तीसरा जिसका इलाज कठिन हो दुसाध्य, एकदम ठीक है। जो कुछ नहीं जानते हो आगे, ठीक है। तो पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में से उसका क्रिया अथवा दूसरे शब्द के साथ संबंध सूचित होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है। लिंग कहते हैं, कारक कहते हैं, क्रिया कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उसको कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पूछा गया भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है, शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव। आपको बताना है कि भाषा अर्जन क्या है। तो भाषा अर्जन जो है सहज स्वाभाविक होता है, ठीक है। 34 का आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है। पूछा गया कवि और रचना का कौन सा जोड़ा असंगत है? आपको बताना कि कौन सा जोड़ा असंगत है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने तुलसीदास लिखी है। सूरदास साहित्य लहरी, मैथिली शरण गुप्त प्रियप्रकाश, जयशंकर प्रसाद आशु। तो आपको बताना कौन सा जोड़ा असंगत है। तो ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा प्रियप्रकाश नहीं लिखी गई है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है। पूछा गया है पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत युग्म है। कुबेर मधवा, अमृत का सुधा, कमल का ताम्रस या कपड़ा का अंबर। पूछा गया असंगत है, ठीक है। असंगत का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो कुबेर का मधवा बिल्कुल ठीक है, अमृत का सुधा ठीक है, कमल का ताम्रस ठीक है। इसमें दिया गया है 36 कपड़ा का अंबर असंगत पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर कपड़ा का अंबर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुबेर का मधवा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। पूछा गया ब्राह्मजन की दृष्टि से, माफ कीजिए एक मिनट, पूछा गया ब्राह्मजन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। सुनो सुनो वह गा रही, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, वह तुम्हारे क्या कहने। और पूछा गया कि राम, मोहन, सुरेश और श्यामधर चले गए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। अशुद्ध वाक्य पूछा गया तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा बात तुम्हारे क्या कहने, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इसी से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। 37 का सी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पूछा गया है वीणा पाणी में समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्रीहि समास। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, वीणा पाणी में बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पूछा गया निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उद्गम, अत्युक्ति, पराक्रम या भिक्षुक। तो आपको बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि शब्द उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगाया जाता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा भिक्षुक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि आकांक्षा, योग्यता और क्रम निम्न में से किसकी विशेषता है? थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। पूछ रहा है आकांक्षा, योग्यता, ये क्रम निम्न में से किसकी विशेषता है? शब्द की, वर्ण की, पद की या काव्य की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य की। आकांक्षा, योग्यता और क्रम जो है वो काव्य की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों
प्रश्न संख्या 41 से 44 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश में क्या दिया गया है? संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही ऐसा है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या ना हो, किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो, बराबर जिसे यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक और कवि कौन है, तथा समय समय पर उसकी कृतियाँ प्रकाशित होती रही हैं। भारत में दूसरी स्थिति है कि हाँ, घर में प्रायः साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होंगे, किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक नहीं होती है। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक यूरोपीय तथा अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत चीन जापान के लेखकों से भी खराब है, क्योंकि इन सभी लेखकों की कृतियाँ वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समाज जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में पढ़ लेता है, यहाँ तक कि आगे देखते हैं उसकी कविता और उपन्यास रचना पढ़ने की भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा नहीं होती कि शरीर से जिस समाज का समस्त सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य के सदा से व्यक्त हो रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। पूछा गया है भारत में शिक्षित व्यक्ति की पहचान क्या है। ठीक है, आपने अभी गद्यांश पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा था तो अंग्रेजी में निपुण होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? आपको बताना है अशिक्षित वर्ग, कमजोर वर्ग, या अत्यंत सुशिक्षित वर्ग, या धनी वर्ग। ठीक है, तो आपने अभी गद्यांश पढ़ा ही अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो स्क्रीनशॉट या रोक के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा अत्यंत सुशिक्षित वर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है। पूछा गया इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा शिक्षित मनुष्य का महत्व, भाषा का ज्ञान, मातृभाषा का बहस महत्व, या शिक्षित समुदाय। तो आपको बताना होगा 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, मातृभाषा का महत्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। किसी समाज की वास्तविकता किस भाषा में सर्वाधिक सही ढंग से व्यक्त हो सकती है? तो आपको बताना है विदेशी भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, उस समाज की अपनी भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस समाज की अपनी भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। दिया गया है स्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अपनी अष्टछाप में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि अष्टछाप में 8 कवि सम्मिलित हैं, उनमें से इनमें कौन नहीं है? नंददास, छीत स्वामी, परमानंद दास, या हित हरिवंश। तो अष्टछाप में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो ये नहीं है हित हरिवंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। पूछा गया है कि निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? घोड़ा, भक्त, चौकी, या सलाखा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा तद्भव, घोड़ा, चौकी। अच्छा, चौकी भी आ गया, तो इसका राइट आंसर ए सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घोड़ा भी तद्भव शब्द था, चौकी भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। पूछा गया वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आनुषंगिक, लब्ध प्रतिष्ठित, त्रिवार्षिक, या गोपित। ठीक है, तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आनुषंगिक। ठीक है, बाकी सब गलत है, आनुषंगिक शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? श्वेत, विषाद, अश्रु, या कंप। ठीक है, तो बताया ना आपको कि सात्विक अनुभाव नहीं है, तो ये क्या नहीं है? ये विषाद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का भी ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी में प्रयुक्त अलंकार। आपको अलंकार बताना है कि यमक है, रूपक, उपमा, या दीपक। ठीक है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर दिया गया है निम्नलिखित को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 50 से 33 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो आइए पहले पदांश को पढ़ लेते हैं। दिया गया है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहित गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मगन केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय दम शांत, एक भी अयुक्त लक्ष्य में जो रहा दुराकांत, कल लड़ने को हो रहा विकल है बार बार, असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार। क्वेश्चन नंबर 50। आइए आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है अमावस की रात में आकाश क्या उगलता सा प्रतीत हो रहा है? ठीक है, घनघोर अंधेरा, काले बादल, कालमा से युक्त रात्रि, घनघोर वर्षा। तो अभी आप लोगों ने पदांश पढ़ा, तो पदांश में दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनघोर अंधेरा। ठीक है, आकाश क्या उगलता दिख रहा है? घनघोर अंधेरा।
क्वेश्चन नंबर 51 है, पूछा गया जिसके मन में बार बार हार जाने का भय उत्पन्न हो रहा है, किसके? रावण, राम, मेघनाथ या लक्ष्मण के? तो किसको हो रहा है? ये राम के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, पूछा गया पद्यांश में आया अयुक्त लक्ष्य में अयुक्त शब्द किस संख्या का बोध कराता है? तो ये 5000, 10,000, 10 लाख, माफ़ कीजिए 5 लाख, 10 लाख, 5,000, 10,000। तो अयुक्त लक्ष्य जो है वो 10,000 का संबोध कराता है। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, पूछा गया है अम्बुध शब्द का समानार्थी शब्द है बादल, सागर, समीर या कमल। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है मुहावरे और उनके सन्मुख अर्थ का युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको नहीं को मार्क कर लेना, नहीं का बहुत ध्यान देना। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं में गलत हो जाते हैं। आंखें बिछाना, बहुत स्वागत करना, एकदम ठीक है। कमर कसना, पूरी तैयार होना, एकदम ठीक है। गांठ बनना, दुखी होना, नहीं, ये एकदम गलत हो जाएगा। घर में गंगा बहना, बिना यत्न के इच्छित वस्तु का मिलना, ये ठीक है। तो इसमें नहीं पूछा गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है। पूछा गया किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या मंत्रणा? तो ये कहलाता है अनुष्ठान। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। पूछा गया है, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आपको बताना कि क्या उसका उद्देश्य है। तो 56 का सही आंसर बताना है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन, भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों में प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है आपका। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है? ठीक है, अमृत को अमृत कहना, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहना, ब्रजेंद्र को ब्रजेंद्र कहना, स्नान को स्नान कहना। ठीक है, तो इसका 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्नान को स्नान कहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। पूछा गया कि भाषा की समझ एवं भाषा, माफ़ कीजिएगा, पूछा गया भाषा की समझ एवं भाषा के संबंध में गलत तथ्य है। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के माध्यम से दुनिया को महसूस कर रहे होते हैं। बच्चे भाषा सीखते नहीं, अपने दिमाग में रचते हैं। 6 वर्ष के बच्चे की भाषा बहुत जटिल हो सकती है, उसके पास अपनी भाषा की संरचना और व्याकरण है। ठीक है, बच्चे समझ बनाने के लिए क्षमता नहीं रखते, इसलिए उन्हें एक से अधिक भाषा सीखने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पूछा गया कि संबंध में गलत तथ्य क्या है? तो 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। भाषा के संदर्भ कौशल के कितने आयाम हैं? 2, 3, 4 या 5? तो भाषा कौशल के कितने आयाम हैं? वो है 4। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या संस्कृत? तो वो कौन सी नहीं है आपको बताना, तो वो संस्कृत नहीं है। ठीक है, अब उत्तराखंड प्रीवियस ईयर 2021 की भाषा हिंदी की, यानी द्वितीय भाषा जो हिंदी है उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इसका 61 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर आधारित नहीं है? हीरक जयंती, आधा गाँव, तमस या झूठा सच? ठीक है, तो आपको बताना कि कौन सा उपन्यास है जो भारत विभाजन पर आधारित नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा हीरक जयंती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। पूछा गया है मातृभाषा शिक्षण के विषय में असत्य कथन है। मातृभाषा शिक्षण से बालकों के भीतर मौलिक विचारों का जागरण होता है। मातृभाषा से संबंध अनुकरणात्मक ही न होकर भावात्मक भी होता है। बालकों के मनोमस्तिष्क में स्वतंत्र विकास हेतु मातृभाषा शिक्षण अति आवश्यक है। किसी बालक के सांस्कृतिक वातावरण से मातृभाषा का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है ये कौन सा कथन असत्य है। तो 62 यानी 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, कि किसी बालक के सांस्कृतिक वातावरण से मातृभाषा का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। ये बात एकदम से गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य से, शब्दों के निर्माण से, व्याकरण के निर्माण से? ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगा अक्षर व शब्दों के साहचर्य से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। अपेक्षा को लिखते समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह किस समस्या से ग्रस्त है? डिसलेक्सिया, ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेखिया? ठीक है, तो ये अधिगम क्षमता वाले आपके चैप्टर से लिया गया। अपेक्षा को लिखते समय कठिनाई का सामना करता है, तो लिखने में कठिनाई क्या होती है? वो होती है डिस्ग्राफिया।
तो 64 नंबर का बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा सीखने के समाज का स्थान सर्वोपरि है। भाषा में दक्षता विद्यालय से प्राप्त होती है। भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाषा क्षमता जन्मजात होती है। ये चॉम्स्की ने माना है। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका। दिए गया कहानियाँ भाषा के विकास में सहायता करती हैं। भाषा के नियम सिखाकर, खाली समय का सदुपयोग कर, कल्पना शक्ति और चिंतन को बढ़ावा देकर, पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण हिस्सा होकर। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कल्पना शक्ति और चिंतन को बढ़ावा देकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। कहा गया इस प्रश्न का उत्तर तो कोई भी दे सकता है। वाक्य में आए भी तो शब्द है। आपको भी बताना है कि भी क्या है। भी निपात है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, संबोधन है। ठीक है, तो इसका जो भी है वो क्या है, वो निपात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है। उद्दंड मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से होता था। आपको बताना है कि किससे होता था। बनारस, इलाहाबाद, आगरा या कलकत्ता। ठीक है, तो ये किससे होता था उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन, तो वो होता था कलकत्ता से। 60 इसका डी आंसर ठीक है। 69वां क्वेश्चन है। पूछा गया कि मुँह खोए बाचाल, पंग चढ़े गिरवर गहन, जा सुकृपान दयाल, द्रवो सकल कलमल दहन। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, आपको बताना है। दोहा है, सोरठा, आर्य, ये इंद्रवज्रा है। ठीक है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सोरठा। ठीक है, ये छंद जो है वो सोरठा है। क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है शब्द और समास आपको मिलाना है। त्रिभुवन, पीताम्बर, प्रतिदिन, अभिभाव, शरणागत या दिगु। ठीक है, तो आपको सबसे पहले दिगु त्रिभुवन से मिला लेना है। ठीक है, तो इसका त्रिभुवन का क्या हो जाएगा, दिगु हो जाएगा। ठीक है, पीताम्बर, प्रतिदिन या शरणागत। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पीताम्बर का हो जाएगा आपका अव्ययीभाव। ठीक है, प्रतिदिन का हो जाएगा बहुब्री और शरणागत का हो जाएगा आपका तत्पुरुष। ठीक है, तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 71 से 75 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश में क्या कहा गया है। लिपि का आविष्कार संचार के क्षेत्र में दूसरी बड़ी क्रांति है। ध्वनि पर अवलंबित लिपि के विकास से पूर्व मानव ने भाषा के अतिरिक्त अभिव्यक्ति के कई अन्य माध्यमों के प्रयोग किए थे। चित्रलिपि या पिक्टोग्राफी इसी तरह का प्रयोग था। यह लेखन विधि चित्रों की एक श्रृंखला द्वारा किसी घटना या स्थिति का स्वरूप प्रस्तुत करती थी। चित्रलिपि भाषा से संबंधित नहीं होती है, इसलिए इसकी मौखिक अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में संभव होती है। आवश्यक होता है चित्र को समझना। प्रागैतिहासिक मानव ने संसार के विभिन्न भागों में इसके लेखन शैली का प्रयोग किया है। पिक्टोग्राफी के कुछ रूपों ने विकसित होकर ऑडियोग्राफी का रूप लिया है। यह चित्रलिपि का संवर्धित रूप था और उसमें स्थिति और घटनाओं के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ अमूर्त विचारों की अभिव्यक्ति की असीमित शक्ति भी थी। प्रतीक अब केवल वस्तुओं और स्थितियों का चित्रण नहीं करते, वे उनसे संबंधित विचारों और संबंधों को भी अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, आइए आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। पूछा गया चित्रलिपि क्या है। ठीक है, तो आपने अभी गद्यांश पढ़ा था, आपने देखा होगा चित्रलिपि क्या बताया गया है। तो किसी घटना को लिपिबद्ध करना, किसी स्थिति को चित्रित करना, किसी घटना की श्रृंखला और चित्रों को द्वारा प्रस्तुत करना, किसी घटना परिस्थिति की क्रमवार प्रस्तुति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, किसी घटना की श्रृंखला व चित्र द्वारा प्रस्तुति चित्रलिपि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 72 है। लिपि के आविष्कार का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। प्रस्तुत प्रकाशन में, संचार के माध्यम क्षेत्र में, व्यापार के विकास में या मौखिक अभिव्यक्ति में। ठीक है, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 73 है। ऑडियोग्राफी की प्रमुख विशेषता है मानव व्यवहार की मूर्त अभिव्यक्ति, चित्रों के द्वारा असीमित संवाद, अमूर्त विचारों की असीमित अभिव्यक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अमूर्त विचारों की असीमित अभिव्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है। पूछा गया है चित्रलिपि के विषय में सत्य कथन बताना है। चित्रलिपि के पूर्व ऑडियोग्राफी का चलन था। चित्रलिपि का संबंध भाषा विशेष से होता है। चित्रलिपि अमूर्त विचारों की प्रस्तुति में सक्षम है। चित्रलिपि का संबंध भाषा विशेष से नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 74 का आपका ठीक हो जाएगा डी। ठीक है, पूछा गया कि चित्रलिपि का संबंध विशेष से भाषा विशेष से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा गया ऑडियोग्राफी के विषय में असत्य कथन बताना। आपको ऑडियोग्राफी पिक्टोग्राफी का विकसित रूप है। ऑडियोग्राफी प्रतीक व्यवस्था पर आधारित है। ऑडियोग्राफी में प्रयुक्त दृश्यों की प्रस्तुति संभव है। ऑडियोग्राफी ध्वनि पर अवलंबित लिपि है। 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। असत्य पूछा है तो ऑडियोग्राफी प्रत्यक्ष दृश्यों की प्रस्तुति ही संभव है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 आपका। भाषा के 4 कौशल हैं, आपको बताना है कि भाषा के 4 कौशल कौन से हैं। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, आप इसको सुबो पाली से याद कर सकते हैं। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, दिया गया है निबंध का विधानात्मक वैशिष्ट है, विषय का तर्कसंगत प्रतिपादन, निर्वैयक्तिकता, कलात्मक एकान्वित, व्यक्ति की व्यंजना। तो आपको बताना है कि निबंध का विधागत वैशिष्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर आपको हो जाएगा, ये 2 नहीं है। ठीक है, बाकी वो ये भी है, पहला, तीसरा और चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। आपको बताना है प्राकृत, संस्कृत, फारसी या तमिल। ठीक है, तो ये कौन सी आपकी प्राकृत है, 78 का ए आंसर। ठीक है, पूछा गया है यह अलावा किस प्रकार के व्यंजन है, अंतस्थ, स्पर्श, उसमें सानुनासिक। तो आपको पता होगा यार अलावा जो है अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 79 का ए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, दिया गया है इन निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। महर, एक तरफ शब्द दिए, दूसरी तरफ संधि दी है। ठीक है, आपको बताना है कि महर्षि तथा प्रत्येक पवन, और इधर दूसरी तरफ संधि दी है, वृद्धि, आयादि, गुण और यड़। तो आपको बताना है कि किसका कौन सा मिलान हो रहा है। ठीक है, तो महर्षि में आपका पता है गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, तथैव में वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, और प्रत्येक में यड़ संधि हो जाएगी, और पवन में आयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सारा राज्य उसके लिए थाती था, जापान तब तक न मानेगा जब तक उसकी फौजें लड़ सकती हैं। उन्होंने मुझे बम्बई घुमाई, काव्य, नाटक और कहानी पर्याप्त संख्या में प्रकाशित हुए। तो वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें सही वाक्य हो जाएगा आपका शुद्ध ए, सारा राज्य उसके लिए थाती था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों संख्या 82 से 86 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता, यह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे लिए मनोवैज्ञानिक का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक दृष्टि की रक्षा और निर्वाह होती है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इसके अनेक भावों का व्यापार और परिष्कृत तभी समझा जा सकता है जबकि इन सब का प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों व्यापार तत्वों के साथ हो जाए। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नरजीवन के आरंभ में ही क्षुब्ध हो जाता आ रहा है, हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप से मूल व्यापार कह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, पूछा गया उपरोक्त गद्यांश के अनुसार उचित कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर आपने ऊपर गद्यांश पढ़ा, उसको हो जाएगा अनेक भाषा रूपात्मक और हृदय अनेक भावात्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य का परिचय आदिम युग से है उससे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, मूल व्यापार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, पूछा गया काव्य का मुख्य प्रयोजन है। आपको बताना कि काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है, यश की प्राप्ति करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, हमारे मनोविकार का परिष्कार कैसे होता है। आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का क्या है, राइट आंसर डी, जब मनुष्य प्रकृति के सौंदर्य में डूब जाए। क्वेश्चन नंबर 86 है, शुद्ध अनुभूतियों का संचार और अनेक गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार किसके द्वारा होता है। तो ये होता है कविता के द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, गमला किस भाषा का शब्द है। तो आपको बताना है। तो गमला पुर्तगाली शब्द है। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा प्रेम पथिक, आंसू, लहर और कामायनी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, लड़के ने पिता से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने साथी से मिल आऊँ, इस वाक्य में है। तो आपको बताना है कि लड़के ने पिता से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने साथी से मिल आऊँ। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक मिनट माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष और आदर्शसूचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है, रीतिकाल और श्रृंगार काल किसने कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। मिश्रबंधु, विश्वनाथ
प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये किसने कहा? ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है। इन निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। तो पद्यांश को पढ़ते हैं। क्या क्या दिया गया है पद्यांश में? दिया गया है, काहे को रोकत मारव सूधो, सुनो मधो निर्गुण कंटक ते राजपथ के रूधो, मैं तुम सिखाओ पठाए कुब्जा, कह कई श्यामगन जुध हो, वेद पुराण स्मृति सब ढूंढो, जुगतिन जोग कहूँ धो, ताको कहा परेखो कीजे, जानत छाछ न दूध हो, सुरमुर अकुर गए ले ब्याज निवेरत ऊधो। ठीक है। तो ये पद्यांश दिया गया है, आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया, गोपियों ने राजपथ किसे कहा है? ठीक है। निर्गोपणासना, सगुणोपासना, वैदिक मार्ग या सूफी मार्ग? तो गोपियों ने जो है राजपथ किसे कहा है? वो कहा है सगुणोपासना को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सुनो मदप निर्गो कंटक ते राजपथ क्यों रूधो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें पूछा गया रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, व्यवहावना, कौन सा अलंकार है? तो वो है रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, उपरोक्त पद में गोपियों का कुब्जा के प्रति कैसा भाव है? घृणा, उपेक्षा, असूया या तिरस्कार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असूया भाव है। माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, गोपियों से ब्याज कौन वसूल रहा है? कृष्ण, कुब्जा, अक्रूर या उद्धव? आपने पद्यांश पढ़ा है, उसमें दिया गया है। ठीक है। तो इसमें कौन है? उद्धव जो है वो गोपियों से ब्याज वसूल रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूछा गया गोपियों को निर्गुण मार्ग क्यों पसंद नहीं है? वेद और पुराण में निर्गुण मार्ग का उल्लेख नहीं है। निर्गुण पथ ईश्वर प्राप्ति की मार्ग में बाधा बनता है। निर्गुण पथ प्रेम से गोपियों को विमुख करता है। निर्गुण पथ उद्धव और कुब्जा को पसंद है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी, निर्गुण पथ कृष्ण प्रेम से गोपियों को विमुख करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिया गया मातृभाषा का उद्देश्य नहीं है। नहीं का ध्यान रखना कि क्या नहीं है? वैज्ञानिक चेतना का विकास, भाषिक तत्वों का ज्ञान, भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति, वचन कार्यों के विभिन्न रूपों का ज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या नहीं है? वैज्ञानिक चेतना का विकास। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन मातृभाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? आपको बताना है। तो किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन या चॉम्स्की? इसका राइट आंसर हो जाएगा चॉम्स्की पद्धति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा गया गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है? वाचन मुद्रा, आत्मीकरण, विचार निर्माण या उत्प्रेरणात्मक उपक्रम? तो आपको बताना है कि 38 का सही आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा आत्मीकरण। ठीक है। ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछा गया पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौरवी, अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली? कौन सी नहीं है? तो वो नहीं है अवधी। 39 का बी आंसर ठीक हो जाएगा आपका। राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से वाक्य में उपादान लक्षणा है? लाल पगड़ी के आते ही वह 9-2-11 हो गया, वह पढ़ाने में बहुत कुशल है, वह मुखचंद्र है, तुम्हारे मुंह से मूर्खता छलकती है। तो बताना कि उपादान लक्षणा कौन से वाक्य में दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल पगड़ी के आते ही वह 9-2-11 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कहा गया शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेरे? वाक्य में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, विशेषोक्ति, असंगति, विभावना? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कहा गया सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन वर्षो व्यग्र उदग्र जग जननी के अग्रस्तन वर्षो? उपयुक्त वाक्य में कौन सा दोष है? तो आपको दोष बताना है। ग्राम्यत्व, निरर्थकत्व, अपुष्टत्व या श्रुति कटोत्व? तो आपको बताना कौन सा दोष है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। श्रुति कटोत्व जो दोष है। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है, अवधि शिला का और पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रव जलधार? वाक्य में कौन सा छंद है? दोहा, सोठा, बरवे, उल्लाला? तो आपको बताना है। 43 का सही आंसर आ जाएगा आपका बरवे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, पूछा गया मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं? कि सारे मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुभाव। दिया गया व्याकरण शब्द की सही व्युत्पत्ति क्या है? आपको बताना है। तो व्याकरण की सही व्युत्पत्ति हो जाएगी बी, धन आ धन क्र धन ल्यूट। इसमें व्याकरण में ल्यूट प्रत्यय होता है। ठीक है। रा वर्ड है, आपको बताना कि रा कैसा वर्ड है। ठीक है। तो ये मूर्धन, अल्पप्राण, सघोष और अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है उसके लिए क्या कहेंगे? वामपंथी, वाम मार्गी, सभ्यसाची या कपालिक? तो उसको कहते हैं सभ्यसाची।
क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है? नाहर, कुंजर, केसरी या केहरी। तो आपको बताना कि शेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो वो कुंजर नहीं है, बाकी तीनों शेर के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है चित्वारिसत का तद्भव रूप है। आपको बता 43, 33, 41 या 39। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है। दिया गया इतनी सी जान गज भर की जुबान, मुहावरे का क्या तात्पर्य है? तो आपको बताना औकात से बाहर जाकर दावा करना, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बोलना, उम्र कम और बुद्धि अधिक, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बोलना। क्वेश्चन नंबर 51 है, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो 51 को भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, भाषा अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, भाषा अर्जन सहज अस्वाभाविक नहीं होता है, सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन को प्रभावित नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को 52 से 56 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो आइए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। पहले गद्यांश में दिया गया है, यदि आज भारतीय मनीषा इतिहास और अतीत के दो मृत खंडों में विभाजित दिखाई देती है तो हमें इसका उदाहरण सीधा परिश्रम के उस अह केंद्रित इतिहास बोध में दिखाई देगा कि जो पिछले 200 वर्षों में भारतीय मनुष्य को उसके अतीत और परंपरा से उन्मूलित किया है। कितना बड़ा व्यंग है कि जिन यूरोपीय इतिहासकारों और पुरातत्व के पंडितों ने अपने अनुवादों, खोजों और खुदाइयों से भारतवासी की अपनी विशिष्ट परंपरा से परिचित कराया, उसी सभ्यता ने उस सामाजिक संरचना के तंतुजाल को भी नष्ट किया जिसमें मनुष्य अपनी परंपरा को सांस लेता था, अपने पावन अतीत को अपने वर्तमान में जीता था। किसी जाति के मिथक और विश्वास उनकी जीवन प्रणाली उसके आत्म संसार से जुड़कर ही जीवन तो पाते थे। एक ही अभिव्यक्ति दूसरों के द्वारा होती थी। मनुष्य जीने की प्रक्रिया में अपने विश्वासों को वर्धित करता था और विश्वासों के द्वारा जीने की प्रणाली मर्यादित करता था। ऐसी संस्कृति के इतिहास का समय एक अछूते धागे में परंपरा में कालातीत बोध से जुड़ा होता है। मनुष्य एक साथ दो काल प्रदेशों में जीता है और ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के समानांतर भी नहीं है, दोनों एक दूसरे से उलझे हैं। इस अलगाव में ही जाति की आत्मा अपना आकार ग्रहण करती है। पश्चिम के इतिहास बोध में इस आत्मा के तंतुजाल को छिन्न भिन्न कर दिया, उसे दो फाकों में खंडित कर दिया। मनुष्य का मिथक संसार और जीवन प्रणाली दो मृत कटघरों में विभाजित हो गए। न्यायपाल ने भारतीय संस्कृति को घायल संस्कृति माना है। ठीक है, आइए गद्यांश का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है भारतीय मनीषा के विभाजित होने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो ये क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम में अहम केंद्रित इतिहास बोध का वर्चस्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें कहा गया मिथक का महत्व है मानव जाति के बोध का इतिहास बने रहने में, अपने भीतर उपस्थित अर्थों को विकसित करने में, मानव जाति के ज्ञान को विकसित करते रहने में, संबंधित जाति के आत्मीय संसार को जीवित रखने में। ठीक है, तो आपको बताना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। दिया गया न्यायपाल ने भारतीय संस्कृति को घायल संस्कृति क्यों कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी इतिहास बोध के प्रभाव में अपनी परंपरा से कट जाने के कारण। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया पश्चिमी इतिहास बोध की मुख्य समस्या क्या है? उसमें भौतिकता के प्रति अतिरंजित आकर्षक है, वह पश्चिमी जीवन का बोध तक सीमित है, वह वायवी है, उसमें मनुष्य के मन को छिन्न भिन्न कर दिया है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वह पश्चिमी जीवन बोध तक सीमित है। क्वेश्चन नंबर 56 है। भारतीय चिंतन की विशेषता नहीं है। आपको बताना कि भारतीय चिंतन की विशेषता कौन सी नहीं है, तो स्वकेंद्रित इतिहास का बोध। क्वेश्चन नंबर 57 है। कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है? भरवे रामायण, पार्वती मंगल, रामलला नछू या बैराग संदीपनी। तो आपको बताना है कौन सी है, तो वो है बैराग संदीपनी। क्वेश्चन नंबर 58 है। किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। ठीक है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। हिंदी शिक्षण में उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का मुख्य कारण निम्न में से कौन है? तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी दिया वर्ण के उच्चारण का सही ज्ञान न होना, सटीक उच्चारण अभ्यास न होना। ठीक है, अशुद्धियों का मुख्य कारण पूछा तो स्थानीय बोलियों का प्रभाव, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित में से कौन निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपको बताना कौन सा निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो वो क्या नहीं है, मार्ग एवं लालित्यपूर्ण स्थलों की पहचान करना। ठीक है, तो ये थे हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चन। आइए अब हम देखते हैं हिंदी लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन। ठीक है,
भाषा द्वितीय हिंदी के हम 30 क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 61 से 60 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं। माफ कीजिएगा। भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्ट एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकती। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही है, भावदासता की रोशनी है, निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्द निर्माण करने लग जाए तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजों का नहीं। यदि उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को यदि इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले शब्द समझकर हिंदी वाले त्यागना आरंभ कर दें तो इन्हीं हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी लगेगी। भाषा का नवीनीकरण यदि कुछ पंडितों एवं आचार्यों की दिमागी कसरती बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होगी। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग किया ना जाए तो उसके पीछे का उद्देश्य ही कुठाराघात होगा। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं, श्रव्य, दृश्य, विधान, वैज्ञानिक साहित्य आदि। भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा कथा साहित्य नहीं के बराबर नहीं है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 61 नंबर, भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? आपने पढ़ाई है तो इसमें अभिव्यक्ति की स्पष्टता भाषा की मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, पूछा गया नए शब्द निर्माण में ध्यान रखने योग्य मुख्य बात क्या है? तो आपको बताना है ये क्या होगी, भाषाई पूर्वाग्रह का त्याग। क्वेश्चन नंबर 63 है, भाषा का सीधा संबंध किससे है? लेखन से, श्रव्य रस विधान से, कथा साहित्य से, जनता से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, पूछा गया वैज्ञानिक कथा साहित्य की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा कि पाठकों को नए वैज्ञानिक शब्दों का बोध कराना। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? अनुकरण, डिंग डोंग, वाव वाव या कहानी कथन? तो आपको बताना है कौन सा सिद्धांत भाषा उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका कहानी कथन सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, पूछा गया इनमें से विवृत वर्ण है। आपको बताना है आ ई उ, इनमें से कौन सा विवृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, ये विवृत वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अंतस्थ व्यंजनों का समूह पूछा गया है। ठीक है, तो वो आपको सबको ज़्यादातर लोगों को पता होगा अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला, बा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा वर्ण युग्म अल्प प्राण नहीं है? ठीक है, तो आपको पता होगा महाप्राण जो होते हैं वो दूसरा चौथा वर्ड होता है। अल्प प्राण कौन से होते हैं? वो पहला, तीसरा, माफ कीजिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, ये अल्प प्राण होते हैं। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कि कौन सा युग्म अल्प प्राण नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका खा और गा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, आपका जीवन उज्जवल हो किस प्रकार का वाक्य है? आपको बताना है कि संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक, आज्ञावाचक या संदेहवाचक? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, आपका जीवन उज्जवल हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें दिया है कौन सी रचना आदिकाल से संबंधित है? पृथ्वीराज रासो, साकेत, वैदेही वनवास या पद्मावत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत जो है वो रचना आदिकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, नीचे दिए गए विकल्पों में 3 मुहावरे तथा एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति वाले विकल्प को चुनिए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, 3 बेर कर 3 तेरा कर देना, खुशी के लिए दिए जलाना, आसमान के तारे तोड़ना। ठीक है, तो आपको बताना है कि लोकोक्ति कौन सी है। 3 मुहावरे और एक लोकोक्ति है, लोकोक्ति को अलग करना है। तो 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, भाषा की लिखित आकृति कहलाती है? वर्तनी, ध्वनि, भाव या लिपि? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, क्या कहलाती है? लिपि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, उदय शंकर या रामकुमार वर्मा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक जो मोहन राकेश हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, पूछा गया इनमें से कौन से रचनाकार सबसे बाद के काल के हैं? आपको बताना है मलिक मोहम्मद जायसी, मतीराम, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या चंद्रबरदाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस महाकाव्य में सर्गों का नाम इड़ा, श्रद्धा, लज्जा आदि है? आपको बताना है कौन सा महाकाव्य है जिसमें सर्गों का नाम या, श्रद्धा, लज्जा आदि है? तो वो कौन सा है? कामायनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया निम्न छंद में प्रथम और द्वितीय पद में मात्राओं की संख्या है? सोहद,
ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतप पड़ियो प्रभात। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 77 है, पूछा गया है श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सा उपचारात्मक उपाय सही नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी, शिक्षक को चाहिए कि वह लंबे लंबे वाक्यों का पाठ कराते जाए। नहीं पूछा तो ये सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है वक्ता के कथन को सुनकर लिखने को कहते हैं, लिखने को क्या कहते हैं, श्रुतलेख, अभिलेख, अनुलेख या सुलेख। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रुतलेख, सुनकर लिखने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्याकरण शिक्षण में उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के नियमों, परिभाषाओं, व्यवस्थाओं को समझाया जाता है, यह विधि कहलाएगी। 79 का बी हो जाएगा ऑप्शन, आगमन विधि। ठीक है, इसमें उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं उसको आगमन विधि, और जिसमें नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं वो निगमन विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया निम्न में से कौन सी विधा हिंदी साहित्य में स्मारक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको बताना है स्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा या निबंध। तो स्मारक साहित्य के अंतर्गत कौन नहीं आता, वो नहीं आता है निबंध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, रजनी शब्द में संधि होगी, आपको बताना कौन सी संधि होगी, गुण संधि, यड़, दीर्घ या वृद्धि संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजनीश में दीर्घ संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस वाक्य में संबंध कारक है, राहुल ने मेज पर घड़ी रखी है, यह सामान मेरा है, साहब ने कर्मचारी को निर्देश दिए, बच्चों के लिए कुछ ले लो। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा यह सामान मेरा है, इसमें संबंध कारक है। आगे दिया निम्नलिखित पदांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 83 से 86 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। भारत में समय समय पर ईरानी, यूनानी, शक, कुषाण, हुक, अरब, तुर्क, मंगोल आदि जातियाँ आई, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने विकास की प्रक्रिया में इन सभी को आत्मसात कर लिया और उनके अच्छे गुणों का ग्रहण करके उन्हें अपने रंग रूप में ऐसा ढाला कि वे आज भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। भारत ने सभी विचार, आचार, व्यवहार स्वीकार कर लिए और उसकी दृष्टि में समाज उपयोगी थे। अच्छे विचारों को ग्रहण करने में भारतीय संस्कृति ने कभी परहेज नहीं किया। विधि संस्कृति को बचाकर उन्हें एक सामाजिक रूप देना ही भारतीय संस्कृति का कालजयी होने का कारण, अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानवता का सागर कहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्वेश्चन नंबर 83 में कहा गया है कि भारतीय संस्कृति में घुल मिलकर कौन हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक, हूण, मंगोल, ये सभी हैं। ठीक है, अभी गद्यांश में आपने पढ़ा था ऊपर। क्वेश्चन नंबर 84 है, पूछा गया भारत के किन विचारों, व्यवहारों को स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो समावेशी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है, 85 में कहा गया है भारतीय संस्कृति को इसलिए कालजयी कहा है क्योंकि उसने विविध संस्कृतियों का एक समन्वित रूप बनाया, क्योंकि उसने अपनी संस्कृति में किसी को समाहित नहीं होने दिया, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक नवीन संस्कृति है, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक निर्धारित कालखंड तक सीमित है। तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि उसने विविध संस्कृतियों का एक समन्वित रूप बनाया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया है कि महामानवता के सागर के लिए दूसरा उपयुक्त शब्द समूह कौन सा है। मानवता का महासफर, मानवता का महासिंधु, महाक्षितिज या महाभारत। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा मानवता का महासिंधु। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, नहीं का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें पूछा गया अलंकार संप्रदाय भामा ने लिखी है, रस संप्रदाय भरत मुनि, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन या वक्रोक्ति सिद्धांत दंडी ने। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नहीं कौन सा, गलत कौन सा, वक्रोक्ति सिद्धांत दंडी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 है, पूछा गया अर्धविराम चिन्ह बताइए। तो अर्धविराम चिन्ह क्या होगा आपको बताना है। तो अर्धविराम चिन्ह का आपको सबने पढ़ाई होगा, ये जो है ऑप्शन ए वाला अर्धविराम चिन्ह होता है। ठीक है, ये विस्मयादिबोधक है, ये अल्पविराम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकर शब्द की श्रेणी में आता है। बम वर्षा, राम अवतार, कृष्णार्जुन, अनाप शनाप। तो 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बम वर्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में उपरोक्त अलंकार है, तो आपको बताना कि इसमें कौन सा उपयुक्त अलंकार है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बी। ठीक है, रूपक अलंकार। तो ये थे आपके उत्तराखंड टेट प्रीवियस ईयर 2022 के हिंदी लैंग्वेज के, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आज आपने डिस्कशन करे हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।